हम पूरे लाहौर में एक जलसे पूरी सीरीज़ जलसों की स्टार्ट कर रहे हैं और उसके बाद उसका क्लाइमेक्स पॉइंट इंशाल्लाह मीनार पाकिस्तान या मोची दरवाज़ा होगा। एंड प्रोसीजर एक्ट है वो सुप्रीम कोर्ट की हद तक है, इस हवाले से तो वो सुप्रीम कोर्ट तक ही चलेगा। दूसरा, पहाड़ साहब ने तो अदालत में नहीं दी थी दरख्वास्त, पहाड़ साहब ने डिप्टी कमिश्नर को दी थी और वहाँ से स्टेट वे इनको परमिशन मिल गई थी। मेरी जो दरख्वास्त है उसमें पहले कहा गया कि आप ये 12 बजे 2 बजे तक जुमे को आप जाएं और इनको कुछ वेन्यू जमा करवा दें। मैंने 3 वेन्यूज़ जमा करवाई। अगले दिन उन्होंने कहा गया तो ये तो आपको नहीं दे सकते, आप 2 वेन्यूज़ और दे दें। मैंने फिर और 2 वेन्यूज़ उनको जमा करवा दी। उसके बाद फिर हुआ ये कि वहाँ से वो डिसीजन नहीं हुआ कोई भी हाँ या ना का, लेकिन आमिर मीर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद फिर केयर टेकर जो चीफ मिनिस्टर हैं इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इल्ज़ाम ये लगाया कि किसी भी ऐसे आदमी को जिसके खिलाफ क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड होगा उसको हम इजाज़त जलसे की नहीं दे सकते। ये एक लेटेस्ट उनका व्यू था और इसमें हमने अपना मौक़िफ़ वाज़े कर दिया था कि चीफ मिनिस्टर साहब खुद एक कन्विक्ट आदमी हैं, प्ली बार्गेन करके नैब केस में ये पैसे जमा करवा के, और ये सुप्रीम कोर्ट ही इस बात को तय कर चुकी कि जो आदमी प्ली बार्गेन करके बाहर आएगा वो कन्विक्ट तस्वुर किया जाएगा। बाकी पहाड़ साहब के मेरे खिलाफ कोई केसेस नहीं है, एक ड्रामा रचाया गया था और मैंने पहले भी ये बात प्रेस में कही थी और हम दोबारा ये कह रहे हैं कि हम अब इस प्लानिंग में हैं, जैसे पाठ साहब कह रहे हैं कि हम पूरे लाहौर में एक जलसे पूरी सीरीज़ जलसों की स्टार्ट कर रहे हैं और उसके बाद उसका क्लाइमेक्स पॉइंट इंशाल्लाह मीनार पाकिस्तान या मोची दरवाज़ा होगा। जैसे जाफरी साहब ने अभी फरमाया कि आज एक स्टेज फैसला आया है कि खान साहब की बेल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से साइफर केस में खारिज कर दी गई है। ये वो साइफर है जिसकी गुमशुदगी के हवाले से आज ये केस चल रहा है। राना सनाउल्लाह का बयान ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, आपका मीडिया चला चुका है कि साइफर वजारत में मौजूद है। दूसरी बात यह है कि खान साहब बीइंग प्राइम मिनिस्टर उसको पब्लिक करने का भी इख्तियार रखते थे और ये वो साइफर है जिसको आपकी कैबिनेट कमेटी, जिसको आपकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल डिस्कस भी कर चुकी थी। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि कन्विक्ट आदमी को ऐसी सहूलियात दी जाती हैं, उसको एयरपोर्ट का जो स्टेट लाउंज है उसमें बायोमेट्रिक की सहूलत दी जाती है। कानून कहता है कि एक आदमी जो कन्विक्ट है जब तक वो कस्टडी में नहीं लिया जाएगा उसकी कोई एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं होगी। बगैर कस्टडी में लिए उस शख्स की एप्लीकेशन एंटरटेन होती है। और हैरत की बात यह है कि प्रोटेक्टिव बेल का के पीछे विजडम ये है कि एक आदमी ये प्लीड करता है, ये रिक्वेस्ट करता है कोर्ट से कि मेरे खिलाफ किसी ऐसी जगह पे एफआईआर या मुकदमा हो गया है जहां तक मुझे पहुंचने से रोका जा रहा है। एक आदमी जिसको पूरी स्टेट मशीनरी प्रोटेक्शन दे रही है, प्रोटोकॉल दे रही है, उसको प्रोटेक्टिव बेल देते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ना तो प्रिंसिपल्स का ख्याल रखा, ना कॉन्स्टिट्यूशन का ख्याल रखा, ना ही प्रेसिडेंट्स जो सुप्रीम कोर्ट की थी उनका ख्याल रखा। कल हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस की थी पीटीआई सेंट्रल पंजाब के ऑफिस में और मैं यहाँ मीडिया के सामने हल्फन कहता हूँ हमने पुलिस को इतला नहीं दी थी कि आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने आ जाएं। आज वहाँ पे साफी कोई नहीं आया, 4 प्रिजन वैन मौजूद है, को 150 के करीब पुलिस वाले ने उस ऑफिस को घेरा हुआ है। तो ये वो लेवल प्लेइंग फील्ड है जिसका पिछले 1.5 साल से मरियम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और ये सारा का सारा पीडीएम टोला दुहाई दे रहा था। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड यही है कि पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल फोर्सेस को कॉर्नर कर दिया जाए, किसी को कंपेन ना चलाने दी जाए। हमारी आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका मकसद ये था कि हम बताएं कि हम आइंदा के इलेक्शन में क्या स्ट्रेटजी हमारी है, हम कैसे जा रहे हैं। इसी हवाले से हमने पहले एक लाहौर में जलसा करने के लिए एप्लीकेशन दी थी और इसी पस मंज़र में ही पहाड़ साहब ने वो कॉर्नर मीटिंग के लिए एप्लीकेशन दी थी, जिसके ऊपर फिर पुलिस ने चढ़ाई की, इनका ऑफिस तोड़ा गया, इनके घर घुस के बदतमीजी की गई। हम सब इसी कंडीशन से गुजर रहे हैं। डेली किसी न किसी का घर का दरवाज़ा पुलिस खटखटा देती है और उसके बाद फिर उस लेवल प्लेइंग फील्ड की तरफ ले जाने की कोशिश की जाती है कि आपको छोड़ देते हैं, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, आप एक बयान दे दें। मेरा सवाल ये है कि पिछले 1.5 साल में इस पीडीएम टोले ने पाकिस्तान को क्या दे दिया है जिसमें शामिल करने के लिए पाकिस्तान की सारी स्टेट मशीनरी लगी हुई है। 6% जीडीपी ग्रोथ रेट वाले मुल्क में आज जीडीपी 0% है। पाकिस्तान की टेक्सटाइल की बरामदात हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा थी। पाकिस्तान में टेक्सटाइल को बिजली सस्ती दी जा रही थी।
पाकिस्तान में असास प्रोग्राम जैसा प्रोग्राम था, बिलियन ट्री सुनामी चल रहा था, सेहत कार्ड चल रहा था, पाकिस्तान में डैम्स बन रहे थे, पाकिस्तान में बाहर से सरमायाकारी आ रही थी। ये मैं नहीं कह रहा, स्टैटिस्टिक्स कह रहे हैं। आज क्या हो गया, ये 1.5 साल में कौन सा ऐसा कानून का खजाना इस मुल्क में निकल आया है जिसकी वजह से सारी स्टेट मशीनरी इस बात पे लगी हुई है कि पीटीआई से लोगों को धमका के और उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएं। और अब ये बात दीगर जमातें भी कहना शुरू हो गई हैं। आप पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की गुफ्तगू सुन लें, आप JUIF के रहनुमाओं की गुफ्तगू सुन लें। आपने अगर आपके मीडिया ने ही रिपोर्ट किया था सरदार अख्तर मेंगल का इंटरव्यू सुन लें। इन्हें डर है कि इलेक्शन में अगर थोड़ी सी भी इन्हें रियायत दे दी गई, रियायत से मतलब मेरा को अंडू रियायत नहीं है, हमें भी कंपेन करने की इजाज़त दे दी गई तो अख्तर मेंगल ने कल ही या शायद परसों फरमाया था कि फिर तो लैंडस्लाइड विक्ट्री लेगी पीटीआई। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि 9 मई के वाक़यात को बुनियाद बना के पीटीआई को विक्टिमाइज़ करना बंद कर दिया जाए। अब तो ये सारा का सारा जो प्लान था खुल गया है, आपके सामने है। ये खातून जिनका नाम अंजलीब अब्बास, जो पीटीआई की साबिक MNA रही हैं, वो 9 मई वाले दिन कहाँ पे थी, वो किस गाड़ी पे खड़ी हुई थी। तो जिस खातून की गाड़ी की छत पे खड़ी हुई थी उसको तो पिछले 5 माह से खदीजा शाह को आपने जेल में रखा हुआ है, और जो छत पे खड़े होकर नारे लगा रही थी उसको सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद आम माफ़ी मिल जाती है। हम सब दोस्त जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमें भी 9 मई के वाक़यात का अफसोस है, लेकिन ये अफसोस स्टार्ट किया जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोड़ फोड़ से। सबसे पहले उन लोगों की शनाख्त की जाए जिन्होंने खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बायोमेट्रिक रूम से अगवा किया था। मेरा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद से मुतालबा है, रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतालबा है कि वो वीडियो मंजर आम पे लाई जाए, उसमें लोगों को शनाख्त किया जाए वो कौन लोग थे जिन्होंने गैर कानूनी तौर पे खान साहब को अगवा किया था। ये लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये तय कर चुकी है कि इस तरह से किसी भी आदमी को कोर्ट प्रेमिसेस से पकड़ना अगवा के मुतरादिफ था। इन सारे किरदारों को बेनकाब किया जाए। उसके बाद कौन सी वो फोर्सेस थी जिन्होंने अवाम को प्रवोक किया। खान साहब बारहा इस हवाले से पीटीआई की लाताल्लुकी का ऐलान कर चुके थे कि ना ये हमारी पॉलिसी थी, ना हमने किसी को कहा। यहाँ शादाब जाफरी साहब बैठे हैं, बाकी सारी लीडरशिप बैठी है, हम फिर आज ये दोहराते हैं कि ये जिनका भी प्लान था उन सारे किरदारों को बेनकाब किया जाए। पीटीआई को विक्टिमाइज करने के लिए ये सारा खेल खेला गया और आज वो सारे के सारे किरदार सामने आ रहे हैं। कितने ही चेहरे हैं जिनकी तस्वीरें इदारों ने मुख्तलिफ जगहों पे दिखाई, उसके बाद सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, फिर रियासत का निज़ाम अदल भी खामोश हो जाता है, रियासत की सारी रिट भी चुप हो जाती है, रियासत के सारी पुलिस इंटेलिजेंस एजेंसियाँ वो सब आदमी को दूध से धुला हुआ साबित कर देती हैं। इन सारी चीज़ों से सिर्फ़ और सिर्फ इस मुल्क को कमज़ोर करना मकसद है। आखिर में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि खान साहब ने बारहा ये बात की कि अगर पाकिस्तान की फ़ौज मजबूत नहीं होगी तो पाकिस्तान को सोमालिया, फ़लस्तीन, लेबनान, अफ़गानिस्तान, मिस्र, यमन, शाम बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। पाकिस्तान को अगर आज हिफाजत के साथ रखा हुआ है तो वो हमारी फोर्सेस ने रखा हुआ है, लेकिन हम अपनी फोर्सेस से भी ये तवक्को करते हैं कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल के मुताबिक अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। आपका बहुत शुक्रिया।